बात की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे चिन्ह और संकेतों के बारे में, ठीक है, कि जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं या फिर वो किस तरीके से क्या करते हैं, हमें चीज़ों से अवगत कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। चिन्ह यानी सिंबल या फिर किसी भी फॉर्म की आप कह सकते हैं कोई चीज़ जिसको हमने किसी चीज़ को दर्शाने के लिए बनाया है, ठीक है। कोई चित्र हो सकता है, उसको हम चिन्ह या फिर सिंबल जो है वो कहते हैं। फिर चिन्ह और संकेतों का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कि चिन्ह क्या है, एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। मतलब आप कह सकते हैं कि चिन्ह जो होता है वो क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र आपको इसका देखने को मिलता है, बहुत फैलाव वाला क्षेत्र है, ठीक है। फैलाव वाला कैसे कि जैसे आप चिन्ह की बात करते हैं, जिसे आप कहेंगे क्या, सिंबल। तो सिंबल में क्या आते हैं, सिंबल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे किसी वस्तु को दर्शाना सिंबल में आता है, किसी चीज़ का चित्र सिंबल में आता है, कोई लिखित शब्द जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। जैसे आप अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, अपने नाम और सरनेम को मिक्स करके कोई शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, तो लिखित शब्द है। कोई ध्वनि की हम बात करें या फिर, ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ जब आप दर्शा रहे हैं ना, तो उन सबको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, सिंबल की श्रेणी में रखते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। मतलब इसका क्षेत्र कैसा है, विस्तार वाला है। बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि ये क्या होती है, संप्रत्यों की एक श्रृंखला होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसमें शामिल करके रखते हैं, ठीक है। तो सिंबल में जैसे कुछ उदाहरण आप तो देखना चाहें तो सिंबल, जैसे आपने कोई झंडा देखा है तो झंडे को हम सिंबल के रूप में जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आपने हर्ट देखा है जो प्रेम का प्रतीक होता है, वो भी एक सिंबल है, ठीक है। कबूतर देखा है आपने, अगर कबूतर कहीं बना हुआ है तो वो शांति का प्रतीक है। इस प्रकार से बहुत सारे चिन्ह, ठीक है। तो बहुत सारे चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे इस प्रकार से आपने देखा है प्रतिशत को दर्शाने के लिए, ये डॉलर को दर्शाता है, मुद्रा को, ठीक है। ये प्रश्न को दर्शाता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको चिन्ह देखने को मिलते हैं। कुछ चिन्ह ये होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी विचारधारा की तरफ संकेत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ये होते हैं जो आपको संचार को आसान, मतलब आपके विचारों के आदान प्रदान को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, प्रतीक, ठीक है। जैसे आपकी भाषा में शामिल हो गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको संचार करने के तरीके में, कम्युनिकेशन करने के तरीके में आपको जो है सहायता देंगे। फिर कुछ चिन्ह होते हैं जो होते हैं अमूर्त विचारों पर, ठीक है। अमूर्त विचार मतलब ऐसी धारणाओं पर जो कैसे हैं, मूर्त नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, जो दिखाई नहीं देते, ठीक है। जैसे न्याय, न्याय को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको दर्शाने के लिए आपने देखा है कि जो कोर्ट है या फिर जो कचहरी होती है वहां पर उसकी एक प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। या फिर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, कि स्वतंत्रता को आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, चिन्ह के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ये दर्शाता हो कि इसको हम, फिर इसका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। साहित्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप गणित में, मैथ्स में, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो पूरा ट्रायंगल हमेशा ना बनाने के बजाय हम ट्रायंगल ABC लिख देते हैं, एंगल ABC लिख देते हैं, BAC लिख देते हैं। तो ये क्या करता है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। कंप्यूटर में बहुत तरह के चिन्ह अब आपने देखे होंगे जो अलग अलग तरह के, जैसे एरो है, ठीक है, अलग चीज़ को दर्शाता है। कंप्यूटर साइंस के विषय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो, जैसे इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा है जो मेल को दर्शाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको सिंबल इसमें देखने को मिलते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप कम्युनिकेशन के साधनों में जब ऑनलाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के सिंबल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्माइल का आपने देखा है कि पेड़ पौधों के सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंबल क्या होता है कि सिंबल में बहुत सारी चीज़ें, कि सिंबल किसी प्रकार का हो सकता है। जैसे रुपए को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से सिंबल रखते हैं। तो ये क्या करता है कि अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, बहुत सारे संप्रत्यों की एक श्रृंखला। मतलब बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जैसे संकेत, इंडेक्स, आइकन हो सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होते हैं वो अधिक अमूर्त होते हैं, ठीक है, कि सबसे सबसे संकेत क्या है, सबसे अधिक
अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब जिसे हम फील कर सकते लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो परंपराओं पर आधारित होता है, जो हमारी रीति रिवाजों पर आधारित होता है, ठीक है, जो किसी स्पेशल, आप कह सकते हैं कैटेगरी को दर्शाने के लिए, किसी स्पेशल चीज को दर्शाने के लिए बनाया गया हो। तो जैसे आपके अपने क्षेत्र की कोई परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, या कोई ऐसी बात है जिसको दर्शाने के लिए कोई सिंबल बनाया गया हो, उसको संकेत और उस वस्तु या संप्रत्यय की तरह दिखाई नहीं देते जिसको वे अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कि कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दिखने में आपको लगता है कि इसका एक अर्थ निकलता होगा, लेकिन उसका अर्थ उससे क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ संप्रत्यय या कुछ संकेत हमें ऐसे दिखते हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि शायद ये कहना चाहता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। फिर आइकन। आइकन आपने देखे होंगे कि आइकन जिसमें अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अलग अलग आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो अपने अपने आइकन बनाती हैं। ठीक है, जैसे गूगल के लिए आपने सिंबल देखा है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए देखा होगा। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं जो दृश्य का दूसरा सिरा हमें दिखाते हैं। ठीक है, और ये वस्तु या उस विचार से मेल खाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, आइकन कैसे होते हैं, आइकन ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है उस चीज को क्या करते हैं। आपने गूगल को देखा है या जीमेल को देखा है, उसमें क्या होता है, जो भी चीज या जो भी सिंबल उसके लिए बना हुआ है वो उसको क्या करता है, सीधे ही दर्शाता है, जो जिसको देखकर आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये गूगल का सिंबल है। ठीक है, ये माइक का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसे आइकन जो हमें क्या करते हैं, सीधे उसको किसी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में आसानी देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। फिर आते हैं इंडेक्स आइकन। ठीक है, और संकेत अमूर्तता के इन दोनों स्तरों के बीच होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडेक्स आइकन और संकेत, जो इंडेक्स होते हैं वो आइकन और संकेत दोनों के क्या होते हैं, बीच के होते हैं। ठीक है, कि इन दोनों के स्तरों में क्या है, आपको दोनों ही चीजें दिखाई देती हैं। तो इन सभी में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी एक मानचित्र पे संकेत, आइकन, इंडेक्स सब कुछ आपको दिखाई देता है। और प्रभावशाली संप्रेषण का इसका बोध हमारे संप्रेषण को क्या बनाता है, प्रभावशाली। तो जैसे आप मैसेज पे किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ऑनलाइन चैट कर रहे हैं फेसबुक पर, या किसी और ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करके आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी संप्रेषण को, आपके संचार करने के तरीकों ज्यादा प्रभावी, ज्यादा बेहतरीन जो है बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कि आपके जो संप्रेषण है उसको बेहद प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल बनाने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, फिर चिन्ह के बहुत सारे प्रकार आपको देखने को मिलते हैं कि विलमैन और सिले ने चिन्हों को क्या है, अलग अलग तरह के जो है वर्गों में बांटा है। और उन्होंने कहा है कि इसके निम्नलिखित 3 वर्ग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, 3 वर्गों में उन्होंने बांटा है। सबसे पहले हम कहते हैं पिक्टोरिया, पिक्टोरियल चिन्ह। तो ये वे चिन्ह हैं जो जिसके संदर्भ में होते हैं उससे बहुत निकटता को दर्शाते हैं। मतलब आप कहेंगे कि ये क्या होंगे, ये इस प्रकार के सिंबल्स होंगे जो क्या करेंगे, जिस शब्द के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है उस शब्द को क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं। तो आप कहेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज की अगर हो रही है, जिसे आप कह सकते हैं चित्रात्मक चिन्ह, आप इसे हिंदी में कहेंगे कि चित्र के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जब किसी चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने इमोजी देखे हैं। ठीक है, इमोजी का इस्तेमाल आप व्हाट्सएप में करते हैं चित्रों को दर्शाने के लिए, चीजों को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इमोजी हो गए, या फिर रोड पर जो संकेत आपको देखने को मिलते हैं, रोड पर जो सिंबल या जो साइन आपको देखने को मिलते हैं, वो जो संकेत है वो सीधे, जैसे कहीं पर नो पार्किंग है तो आपको वहां पर इस प्रकार का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं गति धीमी करनी है तो वहां पर सिंबल। ठीक है, ब्रांड के लोगो हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई अपना ब्रांड है तो उस ब्रांड ने अपना क्या बनाया है, लोगो बनाया है, तो ब्रांड के जितने भी लोगो होते हैं वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाते हैं, जिसका होता है कि एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो इमोजी में आप कहेंगे कि जो टेक्स्ट आप भेजते हैं जिसमें भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग तरह के इमोजी भेजते हैं। जैसे हंसने वाला अलग अलग तरह आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं। सड़क पर संकेत आपने देखें कि विभिन्न देशों में सड़कों पर अलग अलग तरह के संकेत जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि
आपको सड़क के कौन से नियम का पालन करना है। ठीक है, फिर ब्रांड, जैसे एप्पल का लोगो आपने देखा है जिसमें एप्पल आपको दिखाई देता है, जो क्या कर दर्शाता है, उस एप्पल के ब्रांड को दर्शाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, खतरे के निशान का हो सकता है। ठीक है, तो चित्रों के द्वारा जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसकी पिक्टोरियल चिन्ह कहा जाता है उसे। ठीक है, चित्रात्मक चिन्ह भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा आता है कौन से, शाब्दिक चिन्ह, जो शब्द के आधार पर होते हैं। तो वे चिन्ह जिनका उस संप्रत्यय से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जिसके संदर्भ में वह चित्र है। ठीक है, शाब्दिक चिन्ह मतलब जो भी चित्र आपको दिख रहा है या जो भी शब्द आपको दिख रहा है, उसका क्या नहीं होगा, उस चीज से कोई उसका संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, वो उसके अलग ही मीनिंग को दर्शाते हैं। और ये आपको तब पता लगता है जब क्या करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं, मतलब आपने ऐसे सिंबल्स को क्या किया है, पढ़ा है। किसी विशेष जाति में या किसी विशेष स्तर पर जब इनका इस्तेमाल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो शाब्दिक चिन्ह किसी वस्तु के लिए, किसी चित्र के लिए, या किसी शब्द का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में हमें क्या करता है, बताता है। उसे हम शाब्दिक चित्र, शाब्दिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक चिन्ह क्या होते हैं, अधिक अमूर्त होते हैं, अधिक मूर्त होते हैं, और उन्हें उन परंपराओं या अधिगम के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब जिस चीज के बारे में जैसे आपने पढ़ा है, वहां पर किसी चीज के लिए कोई सिंबल इस्तेमाल होता है, तो आपने अगर पढ़ा है, आपको जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, वो इस चीज को दर्शाता है। लेकिन जब तक आप उसके बारे में क्या है, जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपको उसके वास्तविक अर्थ के बारे में क्या नहीं होती, जानकारी नहीं होती। तो चित्रों के द्वारा अभिव्यक्ति शब्दों को तभी समझा जा सकता है जब उस व्यक्ति ने उस शब्द का अर्थ सीखा है। ठीक है, तो मतलब किसी विशेष स्थान पर विशेष चीजों के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक चिन्ह कहते हैं। कि किसी विशेष क्षेत्र में जब हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कोई विशेष महत्व या कोई विशेष अर्थ निकलता है, और उस अर्थ के बारे में आपको तब पता लगेगा जब आप उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तब। तीसरे आते हैं किस प्रकार के शब्द, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक चिन्ह। ठीक है, तो ग्राफिक चिन्ह जो शब्द पिक्टोरियल और शाब्दिक चिन्हों दोनों के वर्गों के बीच के होते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, पिक्चर के माध्यम से भी और शब्द के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर आपको एक दे रखा है, जैसे अमीबा। अमीबा का चित्र क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब क्लास ली थी, कि अमीबा जो है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का जीव है। आपने विज्ञान पढ़ा होगा, तो विज्ञान में आपको बताया जाता है कि अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर, ये क्या है, अमीबा। ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। मतलब इसके अंदर क्या है, एक कोशिका है। तो जैसे आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार इस जीव में कह सकते हैं। तो यहाँ जहां पर ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखकर अगर आपने क्या किया है, इसके बारे में पढ़ा है, तो इस चित्र को देखते ही आपको पता लग जाएगी ये क्या है, ये अमीबा का चित्र है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अमीबा क्या है, एक पिक्टोरियल चिन्ह है, किसी वस्तु से जुड़े हुए चित्र और उस वस्तु से मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक चीज को ये दर्शा रहा है, हर चीज की देश चीज को नहीं दर्शा रहा है। और किसी संप्रत्यय से जुड़ा हुआ चित्र है, मतलब किसी वस्तु से जुड़ा हुआ ये चित्र है। ठीक है, जिसे हमने ग्राफिक चिन्ह के माध्यम से क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। फिर इजर, इजर क्या है, एक इजनर एक व्यक्ति है। इन इसी प्रकार वर्गीकरण उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने एक चौथा वर्ग भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, कि हमने पढ़ा पिक्टोरियल चिन्ह होते हैं, फिर हमने पढ़ा शाब्दिक होते हैं, फिर ग्राफिक होते हैं, लेकिन ये कहते हैं एक चौथा वर्ग भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, जो किसके आधार पर होगा, पर्यावरण को महत्व देने के लिए, पर्यावरण की भावनाओं को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस आधार पर भी क्या बना सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, जो क्या करेंगे, पर्यावरण की चीजों को आपको दर्शाएंगे।
तो जैसे फिल्मों में मूड संगीत को प्रभावशाली बनाया जाता है परिवर्तन को दर्शाने के लिए, दृश्य संकेत संदेश जो है वो प्रभावी बनाने के लिए उसमें दृश्य डाले जाते हैं। तो अनुसंधान मतलब खोज से आपको ये पता चला कि संकेतों को व्यापक रूप से नहीं समझा जा सकता, इन्हें पहचानने के तरीके उस संस्कृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिस संस्कृति या व्यक्ति के संबंध में इसे रखा गया है। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आपको संकेत देखने को मिलते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं और उस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं जहां से क्या रखता है वो संबंध रखता है। तो ग्रिफिन, पीटरसन, सिमाली और टकाउआ ये क्या है व्यक्ति हैं। इनके अनुसार शाब्दिक चिन्ह जो है मतलब शब्द के आधार पर जिन चिन्हों का हम बात करते हैं उनको समझना क्या है सरल कर देते हैं कि अगर आप अध्ययन के आधार पर किसी चीज को क्या करते हैं दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपने पढ़ा है तो उनको देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है किस शब्द को दर्शा रहे हैं। तो 1995 में 4 देशों ने अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि अलग अलग जगहों की जो संस्कृति होती है, मतलब जैसे आप अलग अलग देशों में चले जाएं और अलग अलग देशों में क्या हो सकती है उनकी अपनी ही संस्कृति हो सकती है, चीजों को व्यक्त करने का अपना तरीका हो सकता है। और अनुसंधान यानी रिसर्च के दौरान ये पाया गया, ये परिणाम उन्होंने देखा कि चिन्हों को समझने में सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो है वो प्रमुख होती है कि कई कई स्थानों पर किसी चिन्ह को जो है अलग महत्व दिया जाता है और दूसरे स्थान पर उसी सेम चिन्ह को किसी और चीज को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जिस संकेत को ऑस्ट्रेलिया में आसानी से समझा जा सकता है उसी संकेत को भारत में समझना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। ठीक है, कि क्योंकि हमने वहां की चीजों को नहीं देखा है, वहां की चीजों को नहीं पढ़ा है, वहां की जानकारी नहीं है, तो वहां पर दर्शाए जाने वाले जो चिन्ह हैं जो संकेत हैं उनको हमारे लिए समझना क्या होगा एक मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में आप उसे समझ पाए ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इसके डिजाइन की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनको बनाया जाता है या किस आधार पर इनको बनाया जाए ताकि ये कैसे हो प्रभावशाली, देखते ही लोगों को क्या करें अट्रैक्ट करें। तो डिजाइन की जब हम बात करते हैं किसी एक विशेष परिस्थिति में चिन्ह का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जब आप इसे बना रहे हैं तो इसे बनाते वक्त आप क्या करते हैं बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे जो डिजाइन है अलग अलग तरह के जो सिंबल चिन्ह आपने देखे हैं वो क्या है विशेष अवस्था को या विशेष वस्तु को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं और इसके लिए जरूरी है कि वो कैसे हो अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, लोगों को आकर्षित करें ताकि लोग जो है उसको पहचान कर जो है अ, उसकी पहचान बनाने का एक अवसर उन्हें मिलता है। तो चिन्ह क्या है किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष प्रयोग में किसी कारक पर भी निर्भर कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थिति को दर्शाने के लिए हमने उससे क्या किया है बनाया है। इसके चयन के मुख्य कारक क्या होते हैं संभावित श्रोता और दर्शक। ठीक है, कि डिजाइन कैसे बनाया जाएगा, डिजाइन इस आधार पर बनाया जाएगा कि किस वर्ग के लोगों के लिए हमें क्या करना है, किस वर्ग के लोगों को हमें क्या करना है आकर्षित करना है, किस वर्ग के लोगों का क्या करना है ध्यान उसकी तरफ खींचना है। दूसरा कि हमारे दर्शक कैसे हैं उस आधार पर। तो आपने देखा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों को हम क्या लेते हैं जो आप कहेंगे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो ब्रेक आपको देखने को मिलती है उसमें अलग अलग लोग किस आधार पर लिए जाते हैं कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा कितनी है, समाज में लोग उनको कितना जो है पसंद करते हैं उस आधार पर भी। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर कोई एक्टर या कोई भी क्रिकेटर किसी एक चीज को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक है उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं खुद पी रहे हैं या दर्शक को ये बता रहे हैं कि ये अच्छी है, तो बहुत सारे लोग जो उनको पसंद करते हैं वो उस चीज को लेकर पीने की या फिर उसे इस्तेमाल करने की क्या करते हैं कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में कैसी बढ़ाई जाए, आप अपने बिजनेस के लिए किस प्रकार से दर्शकों को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को चिन्ह हेतु उनकी पढ़ाई, अब ये देखिए कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लोग कैसे हैं अनपढ़ हो सकते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो अभी पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर हमें उनके भी मार्केट वैल्यू को क्या करना है बढ़ाना है,
उनसे संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो आकर्षित हो, उसे लेने की डिमांड करे, ठीक है, उसके लिए वो आकर्षित हो। तो इसके लिए आपने देखा कि बच्चों को क्या है, चिन्हों को पहचानने की योग्यता जो है, उस आधार पर कि बच्चा किस प्रकार के सिंबल्स को जो है पहचान पाएगा, उस आधार पर हम क्या करते हैं, वैसे ही मिलते जुलते चिन्ह यानी संकेत बनाए जाते हैं, जो उसके संदर्भ में क्या करेंगे, उस स्थिति को दर्शाएंगे। तो आइसक्रीम, आपने देखा है कि आइसक्रीम बच्चे को ना स्पेलिंग आती है ना पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी उसके चित्र को देखकर उसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है कि बच्चा देखते ही पहचान जाता है कि क्या है, ये आइसक्रीम है, उसके उसको चाहिए, उसके लिए अच्छी है। तो सीमित भाषा में भी मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे चिन्ह भी बनाए जा सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर सके, उस चिन्ह को देखकर उसके द्वारा दिए जाने वाले संकेत को क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि हवाई अड्डा या फिर जहां पर भी रेल यात्रा होती है, ऐसे स्थानों पर बहुभाषीय लोग आते हैं, अलग अलग भाषा वाले बोलने वाले लोग आते हैं, ठीक है, हमेशा एजुकेटेड लोग ही नहीं आएंगे, कुछ अनपढ़ लोग भी आएंगे। तो वहां पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के क्या है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आइकनिक उपागम का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करेगा, हमें अधिकतम जो है उसके प्रयोग को सिद्ध करेगा, यानी ज्यादा से जो ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे, और उसके आधार पर जो संकेत उन्हें मिल रहा है उसका इस्तेमाल यानी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, मौखिक संप्रेषण हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसके सारे महत्व वगैरह यूज क्या है वो पढ़ लिया था हमने। लिखित संप्रेषण हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पूरा कंप्लीट हमने उसे पढ़ लिया था, ठीक है। और हम हमने बात की है किसके बारे में, चिन्ह यानी सिंबल के बारे में, संकेतों के बारे में। तो ये 3 टॉपिक हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आपको इन तीनों टॉपिक से संबंधित क्या है, जो प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर हमारे जो इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन प्रश्नों की क्या करा रही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें संकेतों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो संकेत में इसमें आपको ये बताया गया है कि कुछ संकेत जो है कैसे होते हैं, अनुदेशनात्मक होते हैं, ठीक है, कि वो किसी पर्टिकुलर दिशा को या किसी पर्टिकुलर चीज को दर्शाते हैं। तो चिन्हों में बहुत सारे प्रकार शामिल हैं, जैसे हमने बात की कि चिन्ह बहुत प्रकार के हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को दर्शाने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए, क्रोध को दर्शाने के लिए, खतरे को दर्शाने के लिए अलग अलग तरह के चिन्ह हो सकते हैं। और अपने हमें अपने संभावित प्रयोगकर्ताओं के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो है वो किस तरह के हैं, किस प्रकार के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें आकर्षित करने हैं, उस प्रकार के प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी आवश्यकताएं क्या है, उस आवश्यकता के आधार पर हम क्या करते हैं, चिन्ह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि जैसे एड में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की आपको जो है ब्रेक दिखाई जाती है, उसमें चीजों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उनके जो दर्शक हैं या फिर उनके जो कस्टमर या फिर ग्राहक हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, उस एज ग्रुप को ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं, उससे संबंधित ग्राफिक्स बनाते हैं, मतलब जो पैकेट पर आपको डिजाइनिंग देखने को मिलती है वो उस आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दर्शक मतलब आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है वो अपने कस्टमर तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका ढूंढती हैं, ताकि वो हर तरह के कस्टमर को क्या कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। फिर कुछ चिन्ह शाब्दिक होते हैं, आइकैनिक होते हैं, मिला जुला रूप आपको इनका देखने को मिलता है कि कुछ क्या होते हैं, सिंबल भी होते हैं और उसमें शब्द भी होते हैं। तो प्रयोगकर्ताओं को सूचित करने, उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको सूचित करने के लिए इनके रंग को, इनके रूप को हम क्या करते हैं, उस चिन्ह में शामिल करते हैं कि क्या चीज लोगों को अट्रैक्ट करेगी। फिर आपस में वो क्या है, वांछित रूप से क्या है, अर्थ बताते हो, मतलब वो अर्थ दर्शाते हो जो उस कैटेगरी के लोग जो है उसको समझ पाए। तो इस वर्ग में आपने देखा है कि ड्राइवर ड्राइवर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें क्या दिया जाता है, चिन्हों को, यानी जो सिंबल होते हैं रोड पर चलने वाले, जितने भी आपने देखे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर जो सिंबल्स होते हैं रोड के बीच में, आपने देखा है कि अलग अलग तरह की लाइंस, आपको आपने अभी फोकस किया होगी, आप जब रास्ते पर चलते हैं वहां पर कभी ऐसी लाइन लगी होती है, किसी किसी रास्ते पर कैसी इस प्रकार से व्हाइट कलर की पट्टियां लगी होती है। तो हर एक जो सिंबल आपको देखने को मिलता है वो क्या करता है, ट्रैफिक की बातों को दर्शाता है, उनसे संबंधित नियमों को दर्शाता है। तो
उन्हें क्या किए जाते हैं, पहले ये सिंबल सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ताकि वो इनके नियमों का पालन कर सकें और उस आधार पर अपना जो वाहन है उसको गति प्रदान करें, धीमी करें, वो उस आधार पर वो उसको कर सकते हैं। फिर प्रतीक और संकेत का प्रयोग अमूर्त संप्रतन और अभिव्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, फीलिंग्स को आप कह सकते हैं कि जो है हम रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, उनको व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, भावनाएं आप कह सकते हैं जो आपको दिखती नहीं है व्यक्त, लेकिन उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंबल्स, आप प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संकेत किसी संबंध में सुझाव, व्याख्या, समानता, सहचार्य के द्वारा किसी अन्य वस्तु के लिए हम किसी संबंध में किसी संकेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। संकेत का उद्देश्य किसी विशेष विचार और संप्रत्यय को सरलीकृत, मतलब जो मुश्किल से मुश्किल चीज आप कह सकते हैं उसको क्या करना, सरलता से लोगों के सामने रखना, क्या है, संकेत का या चिन्ह का क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसी को हम कहते हैं संप्रेषित, मतलब संप्रेषित मतलब संचार का एक तरीका, ठीक है, जो लिखने का भी तरीका हो सकता है, देखने से भी आपको समझ में आ सकता है, पढ़ने से भी आपको उसका ज्ञान हो सकता है, तो ये आपके लिए संचार का एक तरीका बनता है, माध्यम, ठीक है। आप लिखित रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ध्वनि के रूप में भी। फिर संकेतों के अर्थ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरी धीरे धीरे क्या करना, ट्रांसमिट करना, कि संकेत के माध्यम से ज्ञान को या चीजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, लेकर जाना। फिर संस्कृत प्रत्यक्षीकरण के रूप में वस्तुओं की व्याख्या, भिन्न भिन्न संस्कृतों संस्कृति के लिए अलग अलग तरह के जो है सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी छवि का प्रत्यक्षीकरण, जैसे अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा कि अलग अलग तरह के सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो अपने आधार पर अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हमारे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो एक अलग ही तरह का क्या हो जाता है, थोड़ा विषय है या फिर आप कह सकते हो टॉपिक है, लेकिन इसी चैप्टर से संबंधित है, इसलिए हम उसके प्रश्न उत्तर वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करेंगे। संप्रेषण के प्रकार के बारे में बताएंगे, ठीक है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा था मौखिक, लिखित, ठीक है, उपरोक्त में से सभी या फिर कोई नहीं। तो हमने देखा था कि संप्रेषण हमारे पर वैसे दो प्रकार के होते हैं इस पाठ के आधार पर, ठीक है, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है, तो उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मौखिक संप्रेषण में क्या क्या शामिल हो सकता है, विचार और भावों को बोलकर व्यक्त करना, विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करना, या फिर उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे मौखिक संप्रेषण यानी बोलकर अपने भावों को दूसरों के सामने रखना, तो कहेंगे ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर मौखिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, कि मौखिक संप्रेषण हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो छात्रों के श्रवण कौशल का विकास करना, छात्रों के मौखिक संप्रेषण का विकास करना, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि छात्रों के श्रवण कौशल को भी विकसित करना इसका उद्देश्य होता है, और इसके साथ साथ मौखिक संप्रेषण को भी क्या करना, विकसित करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, जो दोनों ही चीजों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, लिखित संप्रेषण के क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अपने विचारों को और स्मृतियों को सजो कर रखने के लिए लिखित रूप में, अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने के लिए, दोनों ही बातें सही हैं या फिर कोई भी बात सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि जब हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण में, तो लिखित में हम अपने विचारों को, अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, लिखित रूप में संरक्षित कर सकते हैं चीजों को। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम कहते हैं लिखित संप्रेषण की क्या विशेषता है, इसमें व्यक्ति सामने नहीं होता, इसमें व्यक्ति सामने होता है, दोनों ही बातें ठीक है या फिर दोनों ही बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे कि लिखित संप्रेषण में क्या होता है कि जो श्रोता है वो हमारे सामने नहीं है और वो हमारी बातों को पढ़कर बाद में समझकर जो है हमें उत्तर देता है, ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौखिक संप्रेषण के दौरान क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने व्यक्त करना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि मौखिक संप्रेषण के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आप अपने विचार जो है वो नहीं रख सकते। तो हम कहेंगे दोनों ही बातें क्या है हमारे लिए ठीक है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, कि मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पष्ट और आत्मविश्वासी होना, दूसरों की बातों को समझना और प्रतिक्रिया देना, दोनों ही बातें ठीक है या दोनों बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे कि प्रभावी मतलब हमारे बोलने का दूसरों पर क्या पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए क्या जरूरी है कि स्पष्ट और आत्मविश्वासी होना, कि हम अपनी बातों को क्या कहें स्पष्ट रूप से बोल सके। हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए क्या होना चाहिए, बौद्धिक विकास हमारा उतना अच्छा हो, और प्रतिक्रियाएं कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके आधार पर आपको क्या देनी है, प्रतिक्रिया भी देनी है, उसका उत्तर भी दे पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मौखिक संप्रेषण के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण के दौरान संकोच और भय, गलतफहमी और संचार में बाधा, उपरोक्त सभी या फिर कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे कि जब आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो मौखिक संप्रेषण बोलकर जब आप क्या कर रहे हैं, बातों को बता रहे हैं, तो उसमें आपके पास संकोच भी होता है, कुछ बातों को कहने में आप क्या करते हैं, संकोच करते हैं, आपको भय भी लगता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। ठीक है, कि व्यक्ति किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहता है लेकिन आप उसे गलत समझ लेते हैं, तो आपको इसमें क्या मिलती है, इसमें गलतफहमी भी देखने को मिलती है, और क्या है, संचार में बाधा, तो आप उस व्यक्ति से संचार में क्या है, बाधा भी उत्पन्न आपको देखने को मिलेगी। फिर मौखिक संप्रेषण कौशल को कैसे सुधारा जा सकता है, किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण को कैसे सुधारा जा सकता है, आप कहेंगे अभ्यास और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, दूसरों की बातों पर को ध्यान से सुनकर, दोनों ही बातें ठीक है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे अभ्यास, कि जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे मौखिक संप्रेषण का, बातों को दूसरों के सामने रखेंगे, ठीक है, दूसरों की बातों को क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मौखिक संप्रेषण को सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर मौखिक संप्रेषण का महत्व किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, व्यक्तिगत संबंधों में, ठीक है, अपने निजी जीवन में, ठीक है, पेशेवर मतलब निजी जीवन में, दोनों ही बातें ठीक है या दोनों बातें गलत है। तो हम कहेंगे मौखिक संप्रेषण का विशेष महत्व कहाँ होता है, दोनों ही क्षेत्रों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी होता है और कहाँ होता है, अपने निजी जीवन में भी होता है। मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं, पेशेवर आप उसको भी कह सकते हैं कि जहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या होता है, उसका महत्व होता है कि बोलकर आप भावों को क्या कर रहे हैं, दूसरों को सामने रख रहे हैं। फिर मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व होता है, मौखिक अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, दोनों ही बातें ठीक है या फिर कोई भी बात सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति हमारे दैनिक कार्यों के लिए और हमारे व्यवसायिक क्षेत्र दोनों के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के बिना क्या संभव नहीं है, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, दोनों ही बातें ठीक है या फिर कोई भी बात सही नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के बिना बड़े काम भी संभव नहीं होते, कई बार हमारे छोटे छोटे काम भी जो है वो रुक जाते हैं। तो आप कहेंगे दोनों ही बातें क्या है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक है। फिर व्यवसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का क्या उपयोग है, व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, कम उपयोग होता है, दोनों बातें ठीक है या फिर कोई भी बात सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि जब हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो हमारे व्यवसायिक क्षेत्र में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, कि लगभग आप अपनी बातों को, समस्याओं को दूसरों के सामने क्या करते हैं, बोल कर रखते हैं। फिर अध्यापक कक्षाओं में क्या कर सकता है, अध्यापक कक्षाओं में क्या कर सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा पढ़ा सकता है, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा सकता है, दोनों ही बातें ठीक है या फिर दोनों ही चीजें गलत हैं। तो हम कहेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें तो आपके पास किताबों में भी होती हैं, लेकिन उसे समझना, बेहतर रूप से उसे के बारे में जानना जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। फिर बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को कहानी सुनाना पसंद है, कहानियां पढ़ना पसंद है, या दोनों ही बातें या फिर कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि बच्चों को क्या है, कहानियां
सुनने में बहुत आनंद आता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए, बच्चों को कहानियां सुनना जो है वो बहुत पसंद होता है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या देखने को मिलता है आपको, कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या, किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने रखने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए, ठीक है, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दोनों ही बातों को समझने के लिए क्या है, हमारे पास मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो बेहतर रूप से विकसित होनी चाहिए, लोगों की बातों को समझने के लिए भी और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के सामने रखने के लिए भी। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? आत्मविश्वास, स्पष्टता, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? अपने विचारों को रखने के लिए एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और शब्दों में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? अभ्यास के माध्यम से, दूसरों के प्रति क्रिया के माध्यम से। दोनों ही बातें ठीक है, यहाँ दोनों ही बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे कि मौखिक संप्रेषण को अभ्यास के माध्यम और दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, सुधारा जा सकता है उसको। फिर मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है आपको? ठीक है, व्यक्तिगत संबंधों में, पेशेवर जीवन में, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि उपरोक्त दोनों में, कि आपकी निजी जीवन में, व्यक्तिगत संबंधों में भी मौखिक संप्रेषण का बहुत महत्व होता है। और दूसरा ये है कि आपके काम काज के स्थान पर, व्यापारिक स्थान पर, पेशेवर जीवन पर भी क्या है, इसका विशेष महत्व होता है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के दौरान क्या महत्वपूर्ण होता है आपके लिए? ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, कि मौखिक अभिव्यक्ति में हम क्या करते हैं, इसके दौरान हम विचारों को स्पष्ट रूप से रखना भी हमें आना चाहिए, और दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक अगर आप सुनेंगे तो भी क्या है, आपका मौखिक संप्रेषण क्या होता है, ज्यादा विकसित और बेहतर होता है। फिर लिखित कौशल का महत्व क्या देखने को मिलता है? अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना, भाषा को पर अधिकार करना, उपरोक्त सभी या फिर। तो लिखित संप्रेषण किसको व्यक्त करता है? कि आपका भाषा पर अधिकार होना चाहिए, जिसमें आपको पढ़ना, लिखना और उसे समझना तीनों आने चाहिए। तो हम कहेंगे कि विचारों और भावों को व्यक्त करना और भाषा पर अधिकार करना, दोनों ही बातें क्या है इसमें, ठीक है। फिर बच्चों को लेखन कौशल में विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? कि बच्चों के जो लेखन कौशल है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? लिपि की शिक्षा, मौखिक अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी या फिर कोई नहीं। तो जब हम लिखित कौशल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि आपको वर्णों का ज्ञान हो, वर्णों को कैसे बनाया जाता है, बोला जाता है, ठीक है, समझा जाता है। इसलिए आप कहेंगे कि लिपि की शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए, बच्चे के पास अवश्य होनी चाहिए। फिर जब तक बच्चे को लिखना नहीं आता, क्या नहीं हो सकता? ठीक है, जब तक बच्चे को लिखना नहीं आएगा, क्या नहीं होगा? भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं होगा, मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों ही बातें गलत है। जो हम कहेंगे कि जब तक बच्चे को क्या नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, वो भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि कल हमने बात की थी कि भाषा पर पूर्ण अधिकार करने के लिए आपको वो भाषा बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, और साथ ही आपको समझनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपका भाषा पर क्या है, पूरी तरह से अधिकार है। फिर लेखन कौशल के माध्यम से क्या करते हैं, ठीक है, कि लेखन कौशल के माध्यम से हम क्या कर विचारों को रख सकते हैं दूसरों के सामने, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो लेखन कौशल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के विचारों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है कि ऑप्शन ए और बी। दूसरों की बातों को समझ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति लिख के हमारे सामने कोई बातें रखेगा तो उसे पढ़कर हम समझ सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो हम उसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या है, इसके लिए उपयुक्त हैं।
भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व आपको देखने को मिलता है? तो भाषा के लिखित रूप की जब हम बात करते हैं, उतना जितना मौखिक भाषा का है, कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि जितना महत्व आपको लिखित भाषा का मिलता है, उतना ही महत्व आपके लिए किसका है? मौखिक भाषा का भी है। फिर लिखित भाषा का क्या महत्व होता है? विचारों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना, ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे लिखित भाषा का महत्व क्या है कि वो विचारों को भी व्यक्त करती है और हमें ज्ञान विज्ञान को प्रचार और प्रसार में भी क्या मिलती है? आसानी होती है कि आप लिख कर, जैसे किसी भी चीज पर रिसर्च हुई या खोज हुई है, तो उसके बारे में पुस्तकें छापी जा सकती हैं, न्यूज़पेपर में उसको जो है छापा जा सकता है, जिससे हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। फिर शिक्षा में लिखित भाषा का क्या उपयोग है? पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, परीक्षा में उत्तर देने में, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में लिखित चीजों का महत्व क्या है कि हम लिखित रूप में पुस्तकों को पढ़ भी सकते हैं और परीक्षाओं में हमें उत्तर देने में भी क्या करता है? ये सहयोग करता है। फिर लिखित प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए कि जो लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, दोनों ही बातें सही है या दोनों बातें गलत है? तो हम कहेंगे कि लिखित प्रणाली की जब हम बात कर रहे हैं तो बातों को, विचारों को लिख कर रखते हैं दूसरों के सामने, तो हम कहेंगे कि लेखन कौशल को ये क्या करते हैं? महत्व देते हैं, अधिक ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लिखित कौशल की होती है। फिर लिखित भाषा में हमें क्या करने में मदद मिलती है? चीज़ों को याद रखने में, विचारों को व्यक्त करने में, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो लिखित चीज़ों में हम अपने विचारों को भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं कि आपने उसे लिख कर रख लिया, तो जब भी आप क्या करेंगे, उस वस्तु को, पुस्तक को खोलेंगे, किताब को खोलेंगे, तो आपको वो बातें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। फिर साहित्य और क्या संबंध देखने को मिलता है? साहित्य और लिखित भाषा के रूप में, साहित्य लिखित भाषा के रूप में प्राप्त हुआ है, साहित्य मौखिक भाषा के रूप में प्राप्त हुआ है। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत है। तो हम कहेंगे जो साहित्य है, जितने भी आपको ग्रंथ साहित्य देखने को मिलते हैं, वो क्या है? वो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं, तभी उनको पढ़कर आप क्या कर सकते हैं? उनसे संबंधित या उनके अंदर जो जानकारी है उसको जान पाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक लिखित साहित्य लिखित भाषा के रूप में हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। फिर हिंदी लेखन में अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग करने में क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं? कि दोनों के बीच में अंतर समझने में, दोनों का अर्थ एक ही अर्थ होता है, दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा समस्या क्या है अनुसार और अनुनासिक में? कि हमें इसके अंतर के को समझने में क्या मिलती है? कठिनाई मिलती है, या फिर हम उसके अंतर को सही प्रकार से समझ नहीं पाए और इसलिए हम क्या करते हैं? इनमें गलतियां कर देते हैं। फिर विद्यार्थियों को रेफ और रफार की मात्रा का सही ज्ञान ना देने से कैसी समस्या देखने को मिलती है? सही तरीके से लिखने में समस्या होती है, सही तरीके से पढ़ने में, दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत है। तो हम कहेंगे अगर आपको रेफ या रफार की मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? शब्दों को उचित प्रकार से लिख नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सही तरीके से लिखने में क्या होती है? बच्चे को समस्या उत्पन्न होगी। फिर छोटे बच्चे को मात्रा का सही ज्ञान देने का क्या महत्व है? कि अगर आप उसे क्या है, मात्रा के बारे में सिखा रहे हैं, तो उस चीज का क्या होगा महत्व? मात्राओं को सीखने से उसे किस प्रकार की जो है समस्याएं जो है हल हो जाती हैं। छोटे बच्चों को मात्राओं का सही ज्ञान देने का क्या महत्व है? कि ताकि वे सही तरीके से लिख सकें, ताकि वे सही तरीके से पढ़ सकें, दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। ताकि वो क्या कर सके? मात्राओं का ज्ञान होगा तो उनकी वर्तनी शुद्ध होगी, तो हम कहेंगे कि क्या होगा? कि ताकि वो सही तरीके से जो है वो लिख सकें, लिखित शिक्षण को जो है वो बढ़ावा दे सकें, उसको अच्छी प्रकार से जो है सीख सके, उसमें क्या करता है? ये सहायता करता है। फिर हिंदी लेखन में मात्रा संबंधी समस्या का क्या कारण है? कि मात्राओं की संबंधित जो समस्याएं होती है हमें लिखने में, उसकी वजह से, उसके लिए क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? तो आरंभ में ही मात्राओं का सही ज्ञान नहीं दिया जाना, विद्यार्थियों की लापरवाही, दोनों ही बातें ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि आरंभ में प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को मात्राओं का सही ज्ञान नहीं दिया जाता, तो क्या होता है? उनके अंदर हिंदी को लिखने संबंधी समस्याएं
देखने को मिलती हैं कि बच्चा जो है वो हिंदी को सही प्रकार से नहीं लिख पा रहा है, वर्तनी शुद्ध नहीं है उसकी, मात्राओं में गलती कर रहा है। फिर भाषा शिक्षक विद्यार्थी को क्या समझाते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में अंतर, रेफ और रफार की मात्रा का सही प्रयोग, दोनों ही बातें ठीक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि दोनों ही बातें क्या है हमारे लिए ठीक है। ठीक है कि जो अध्यापक है वो बच्चों को अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में अंतर भी सिखाएगा और रेफ और रफार की मात्रा का सही उपयोग करना भी सिखाएगा। दोनों ही भाषा शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। ठीक है, किसी एक चीज को ज्यादा प्राथमिकता हम नहीं देते हैं। फिर हिंदी लेखन में शिरोरेखा का प्रयोग की क्या समस्या आती है? कि शिरोरेखा का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता, शिरोरेखा का अधिक उपयोग किया जाता है, उपरोक्त दोनों ही बातें ठीक है या फिर गलत है दोनों ही बातें? तो हम कहेंगे कि उपरोक्त में शिरोरेखा का सही इस्तेमाल न होने से क्या होता है, शब्द के अर्थ को वो बदल देती है, जिस कारण से जो शब्द है वो गलत हो जाता है, वर्तनी जो है वो अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि शिरोरेखा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है या उसे नहीं ठीक प्रकार से लिखा जाता है, जिस वजह से हिंदी को लिखने में हमारी समस्या देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थियों के संपर्क में, विद्यार्थियों में संयुक्त वर्ण से संबंधित क्या समस्या देखने को मिलती है? संयुक्त वर्ण को सही तरीके से न लिख पाना, संयुक्त वर्ण को अर्थ को न समझ पाना, दोनों ही बातें ठीक हैं या दोनों ही बातें क्या है, गलत हैं? तो हम कहेंगे संयुक्त वर्ण के को सही तरीके से न लिख पाना, ठीक है, क्या है, हमारी एक समस्या होती है, जिस कारण से हम क्या नहीं कर पाते, वर्तनी को शुद्ध नहीं बना पाते। फिर देवनागरी लिपि में वर्णों का लोप होने से क्या समस्या देखने को मिलती है? लेखन में अशुद्धियां होती हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है, दोनों ही चीजें ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे अगर आपको देवनागरी लिपि का इस्तेमाल नहीं आता करना, तो आपकी लेखन संबंधी अशुद्धियां जो है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती हैं। कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अगर आपको ये लिपि नहीं आएगी तो क्या होगा, आपकी लिखने संबंधित जो बातें हैं वो क्या हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी, गलतियां उसमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, मात्रा से संबंधित हो सकती है, शब्दों से संबंधित हो सकती है। फिर विद्यार्थी मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन लिखते समय क्या करते हैं? अशुद्धियां सही तरीके से लिखते हैं, दोनों ही बातें सही हैं या दोनों बातें गलत हैं? तो हमने देखा है कि जब बच्चे क्या कर रहे हैं, मिश्रित वाक्य को लिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कलम ने शब्द देखे थे, ब्रह्मा को अलग तरह से लिख रहे थे विद्यार्थी। ठीक है, तो जिसमें मिश्रित व्यंजन, विद्यालय है आपने देखा, तो इन सब्जी को हम क्या करते हैं, अलग तरीके से लिख देते हैं। फिर छोटे बच्चे एक वचन से बहुवचन में क्या बनाते समय क्या करते हैं, या उनको परिवर्तित करते समय क्या देखने को मिलता है? तो जब हम करते हैं कि बच्चे जो है वो एक वचन से बहुवचन में को अशुद्धियां देखने को मिलेंगी, या वो सही तरीके से लिख रहे हैं या फिर दोनों ही बातें सही है या गलत? तो हम कहेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अशुद्धियां करते हैं, कि सही तरीके का ज्ञान न होने की वजह से वो हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, लिखते वक्त मात्राओं की गलती कर सकते हैं बहुवचन में उसे बनाते वक्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। फिर विद्यार्थी को शुद्ध लेखन के लिए क्या करना चाहिए? कि उसकी वर्तनी शुद्ध हो, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, दोनों ही बातें ठीक है या फिर दोनों ही बातें गलत हैं? तो हम कहेंगे कि बच्चे को अगर वो चाहता है कि उसकी वर्तनी शुद्ध हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो हमने देखा था कि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अनुलेख लिख सकते हैं, शुद्ध लेख लिख सकते हैं, सुलेख लिख सकते हैं। ठीक है, शब्दकोश बना सकते हैं। फिर भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रेरणा कैसे देनी चाहिए कि वो भाषा को सीखने के लिए प्रेरित हो? तीव्र गति से लिखने की प्रेरणा, शुद्ध लिखने की, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें बच्चों को क्या है, तीव्र गति से लिखने की जो है प्रेरणा देनी चाहिए, कि ताकि बच्चे जो हैं वो जल्दी अपने कार्य को पूरा कर सके और समय का सही उपयोग कर सके, क्योंकि परीक्षाओं में समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी लैंग्वेज के पेपर आपको देखने को मिलते हैं, भाषा के आधार पर जो भी परीक्षाएं आपको देखने को मिलती है, वो कैसी होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो बतानी होती हैं, और उसके लिए समय कम पड़ जाता है। तो तीव्र गति से लिखना जो है विद्यार्थी को, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रेरित करना चाहिए। फिर शब्दकोश का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है?
कि शब्दकोश शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है, शुद्ध शब्दों के अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत है। तो हम कहेंगे कि अगर आप शब्दकोश बना रहे हैं तो आपको शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है और साथ साथ बहुत सारे अर्थ को समझने का अवसर भी मिलता है। तो हम कहेंगे दोनों ही बातें क्या है, उपरोक्त सभी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा को स्वयं क्या करना चाहिए और विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। शुद्ध उच्चारण शिक्षक को, ठीक है, टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी, अध्यापक को क्या करना चाहिए, शुद्ध लेखन करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों ही बातें गलत हैं। तो हमें क्या करना है, शुद्ध उच्चारण, कि जो आप बोलेंगे बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। और अनुसरण करेंगे तो पहले हम बच्चे को केवल बोलना सिखाते हैं, ठीक है, भाषा पर। तो आपका उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर हिंदी में जटिल शब्दों के उच्चारण के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं हम। तो हिंदी में जटिल शब्दों के उच्चारण के लिए, मतलब ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, विश्लेषण विधि, श्रृंखलित विधि, उपरोक्त सभी या दोनों में से कोई नहीं। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, विश्लेषण विधि का, जिसमें हम शब्दों को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या किया, उसको बड़ा शब्द है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया और उसको समझकर उसके अर्थ को समझने की कोशिश की। तो हम कहते हैं कि यह विश्लेषण विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लेखन कौशल का क्या महत्व देखने को मिलता है आपको, अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के सामने अपने विचारों को रखना। दोनों ही बातें ठीक है या फिर दोनों ही बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे दोनों, अपने विचारों को व्यक्त करने के में जो है लेखन कौशल हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, कि हम लिखकर भी क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। लेखन कौशल का क्या अर्थ होता है, लेखन कौशल का अर्थ कि विद्यार्थी को लेखन कौशल सिखाना, विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका सिखाना। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। तो हम कहेंगे ये लेखन कौशल का महत्व है कि विद्यार्थी को हम क्या कर रहे हैं, लिखने में, लिखित शिक्षा जो है उसमें उसके कौशल को विकसित कर रहे हैं। फिर अनुलेख की बात करेंगे। अनुलेख मतलब, अनुलेख क्या होता है, अनुलेख किसी पाठ को सुनकर लिखना, किसी पाठ को पढ़कर लिखना। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों बातें गलत हैं। तो किसी पाठ को क्या करना, पढ़कर लिखना, क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। ठीक है, जब आप पाठ को सुनकर लिखेंगे तो वो श्रुतलेख कहलाएगा। ठीक है, श्रुतलेख, जैसे यहाँ पे आ भी गया है, श्रुतलेख किसे कहते हैं हम। तो श्रुतलेख क्या है, किसी पाठ को सुनकर लिखना, किसी को पाठ को पढ़कर लिखना। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों बातें गलत है। तो हमने अभी देखा कि श्रुतलेख मतलब जब आप किसी चीज को सुनकर लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं सुनने के आधार पर लिखना, श्रुतलेख लिखना। ठीक है, लेखन कौशल की प्रवृत्ति कैसी होती है, रचनात्मक कौशल को विकसित करना, विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना, दोनों या फिर दोनों ही बातें गलत है। तो हम कहेंगे लेखन कौशल क्या करता है, हमारी रचनात्मक कौशल को, क्रिएटिविटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, हमारे रचनात्मक कौशल को विकसित करता है। फिर प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख का क्या महत्व आपको देखने को मिलता है। प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख के महत्व की बात आप देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की लिखावट को सुंदर और साफ बनाना, विद्यार्थियों की लिखावट में सुधार करना। दोनों ही बातें ठीक है या फिर दोनों ही बातें गलत है। तो हम कहेंगे कि दोनों ही बातें ठीक है, कि उनकी राइटिंग को हम सुंदर भी बनाना चाहते हैं और साथ साथ में उनकी लिखावट में क्या लेकर आना चाहते हैं, सुधार लेकर आना चाहते हैं। फिर अध्यापक बच्चों को किस प्रकार किस बच्चों को पहले क्या लिखवाते हैं, सुंदर मोटे अक्षर, छोटे पतले अक्षर। दोनों ही चीजें ठीक है या गलत है। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन को सुंदर और मोटे शब्दों में जो है आप लिखते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते जाते हैं। ठीक है, तो राइटिंग बुक्स में कर हमने पढ़ा था कि इस तरह का पैटर्न बना हुआ होता है। फिर चिन्ह और संकेतों में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है। चिन्ह समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं, चिन्ह अमूर्त होते हैं जो परंपराओं पर आधारित होते हैं। दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें गलत हैं। तो अभी हमने पढ़ा था चिन्हों के बारे में, जिसमें हमें बताया गया था चिन्ह जो है वो समस्या और अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये अमूर्त भी होते हैं, परंपराओं पर आधारित भी होते हैं, जो अलग अलग परंपरा को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अलग अलग संस्कृति के आधार पर भी चिन्ह और संकेत बनाए जा सकते हैं।
फिर चिन्हों का प्रकार या उपयोग किस लिए होता है? विभिन्न समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए, संकेतों को समझाने के लिए, या फिर दोनों ही बातें ठीक है? तो हम कहते हैं कि क्या है जी, जो चिन्ह है उनका इस्तेमाल विभिन्न समस्याओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर संकेत किस पर आधारित होते हैं? परंपराओं पर, समस्याओं पर, दोनों बातों पर, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो संकेत आपने देखा है कि हमारी परंपराओं पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। समस्याओं पर आधारित संकेत जो है वो नहीं, बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन परंपराओं पर आधारित, जैसे आपके धर्म को दर्शाने के लिए आपको चिन्ह देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए आपने देखा है कि फ्लैग्स होते हैं, वो संकेत को ही जो है दर्शाते हैं। फिर पिक्टोरियल चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था कि पिक्टोरियल चिन्ह क्या होते हैं। तो जो चिन्ह जिन्हें दृश्य, जिसमें जो सदृश देखने को मिलते हैं और वो उससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ऐसे चिन्ह जो शब्दों पर आधारित होते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। तो अभी हमने देखा था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी चीज का चित्र जो है उसके द्वारा उसको क्या करना, दूसरे लोगों के सामने उसको प्रदर्शित करना, लेकिन वो क्या करते हैं, बिल्कुल लगभग उसी के बारे में जो है हमें दर्शाते हैं। फिर शाब्दिक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था कि शाब्दिक चिन्ह क्या होते हैं। जो चिन्ह जिस संप्रत्यय से है उसका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध उससे नहीं होता। जो शब्द शब्दों के आधार पर आधारित हो। दोनों ही बातें ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि शाब्दिक चिन्ह जो क्या होते हैं, जिसका संप्रत्यय से कोई भी प्रत्यक्ष मतलब जरूरी नहीं, जो शब्द आपको दिख रहा है वो आपके आधार पर उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी और चीज को भी दर्शा सकता है जिस चीज के लिए वो बनाया गया है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, शाब्दिक चिन्ह है। फिर है ग्राफिक चिन्ह किसे कहते हैं? जो पिक्टोरियल चिन्ह या शाब्दिक चिन्हों के बीच के होते हैं, जो केवल पिक्टोरियल होते हैं। दोनों बातें ठीक है या फिर दोनों ही बातें गलत है? तो हमने देखा था कि ग्राफिक जो पिक्टोरियल और शाब्दिक दोनों के बीच के होते हैं उनको हम ग्राफिक चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसी भी चिन्ह को प्रयोग करने में किन कारकों पर निर्भर करते हैं? विशेष परिस्थिति या श्रोता के आधार पर, केवल श्रोता और सीखने की योग्यता के आधार पर? दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें गलत। तो हमने अभी देखा था कि जब हम चिन्ह बनाते हैं, चिन्ह किस आधार पर बनाते हैं? किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति के लिए, कि जैसे अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस आधार पर बनाएंगे, युवा वर्ग के लिए बना रहे हैं, टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं, या फिर अडल्टहुड के लिए बना रहे हैं, वृद्धों के लिए बना रहे हैं, तो विशेष परिस्थिति और श्रोता की योग्यता के आधार पर हम क्या करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं। डिजाइन में क्या ध्यान रखना होता है हमें? सीमित श्रोता और बच्चों के लिए सीखने की सीमित योग्यताओं को, केवल चिन्ह के अर्थ को, उपरोक्त सभी या दोनों बातें ही गलत हैं। तो हम कहेंगे कि डिजाइन की हमने अभी बात की थी, तो सीमित कि जिस क्षेत्र को हम क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, कि इस एज ग्रुप के लिए हमने क्या किया, उससे